पार्ट 2 की शुरुआत पहले दिन से होती है जब वो अजीब क्रिएचर धरती पर आने वाले होते हैं। शुरुआत में हमें वही मार्केट दिखाया जाता है जिसे हमने इस मूवी के पहले पार्ट में देखा था। वहाँ टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि एक जगह पर आसमान से जलती हुई कोई चीज नीचे गिरी है, लेकिन इसके बारे में और कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर हम ली को देखते हैं जो यहाँ से कुछ सामान लेने आया है। वो भी इस न्यूज को देखता है, लेकिन वो सोचता है कि ये किसी एक्सप्लोजन की वजह से हुआ होगा और अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है। ली यहाँ से सीधे एक ग्राउंड में पहुंचता है जहाँ पर ली का बेटा मार्कस बास्केटबॉल का मैच खेल रहा था, जबकि उसकी बेटी रेगन, वाइफ एवलिन और छोटा बेटा बीयू उसके मैच को देख रहे होते हैं और उसको चीयर्स कर रहे होते हैं। सब कुछ सही चल रहा था और लोग मैच को एंजॉय कर रहे थे। उसी समय उनको आसमान से बादल की जैसी गिरती हुई कोई अजीब सी चीज दिखाई देती है। सभी लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। मार्कस इसके बारे में अपने फादर ली से पूछता है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। एवलिन मार्कस और बीयू के साथ अपनी कार में जाती है, जबकि रेगन ली के साथ ट्रक में जाने का डिसाइड करती है। दोनों अपनी ट्रक लेकर वहाँ से निकलने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर रैनी नाम का एक पुलिसमैन आता है। उसे देख ली उसके पास जाता है और उससे इस बारे में पूछता है, लेकिन रैनी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी अचानक से क्रिएचर वहाँ आ जाता है और रैनी की गाड़ी को एक झटके में ही तोड़ देता है। उस क्रिएचर को देखने के बाद सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। ले भी अपनी ट्रक में आ जाता है और उसे स्टार्ट करने लगता है। इधर एवलिन अपनी गाड़ी लेकर रोड पर आ जाती है। उसी समय क्रिएचर सामने वाली गाड़ी पर जंप करके उसे तोड़ देता है। वो इनकी कार पर भी अटैक करता है, लेकिन एवलिन किसी तरह बचकर वहाँ से भागने लगती है। तभी रास्ते में उसे ली की ट्रक दिखाई देती है, इसीलिए वो उसके लिए रुकती है। तभी सामने से एक बस आने लगती है जिस पर क्रिएचर ने अटैक कर दिया था और वो बस कंट्रोल से बाहर हो गई थी। एवलिन अपनी कार को रिवर्स में लेकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बस उसकी कार को हिट कर देती है। ये देख रेगन उनकी तरफ दौड़ने लगती है, जिसके दौरान क्रिएचर उस पर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन ली ठीक समय पर आकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर दोनों एक स्टोर के अंदर छुप जाते हैं। ली समझ जाता है कि क्रिएचर आवाज को फॉलो करके अटैक कर रहे हैं, इसीलिए वो रेगन को इशारे से चुप रहने के लिए बोलता है, क्योंकि रेगन को सुनाई नहीं देता। तभी क्रिएचर उस स्टोर के सामने आ जाता है। उसे देख सब बिल्कुल शांत हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर छुपी एक लड़की का फोन बजने लगता है, जिसकी आवाज से क्रिएचर अंदर आ जाता है और सबको मारने लगता है। फिर भी ली रेगन को लेकर किसी तरह बाहर आ जाता है, लेकिन अभी भी क्रिएचर इनके पीछे पड़ा हुआ था। तभी इनको सामने रैनी नजर आता है, जो इनको बचाने के लिए क्रिएचर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इसके बाद क्रिएचर उसे वहीं पर मार डालता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जब एक क्रिएचर ने ली को मार दिया था और उसकी फैमिली बेसमेंट में फंसी हुई थी। अब एवलिन अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि क्रिएचर के अटैक की वजह से इनका घर डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ से जाने से पहले एवलिन और रेगन बेसमेंट में वापस जाते हैं। एवलिन अपने बच्चे को छुपाने के लिए बॉक्स और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बाहर आती है। दूसरी तरफ रेगन अपने फादर के सामान से एक रेडियो लेती है और उसमें माइक्रोफोन अटैच कर देती है। इसके बाद सब वहाँ से निकल जाते हैं और सर्वाइव करने के लिए अपने लिए नई जगह खोजने लगते हैं। वो चलते चलते एक फेंस से घिरे एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर किसी ने एक ट्रैप लगाया था, लेकिन एवलिन उसे नोटिस नहीं कर पाती और गलती से वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। इसकी वजह से साउंड क्रिएट होता है और तीनों समझ जाते हैं कि साउंड की वजह से वो क्रिएचर जरूर आएंगे, इसीलिए ही तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके दौरान कोई इनके ऊपर नजर रख रहा था। इसी बीच गलती से मार्कस का एक पैर बियर ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। ये देख एवलिन उसे शांत कराने लगती है, जिसके दौरान उसका सबसे छोटा बेटा भी रोने लगता है। फिर एवलिन उसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर बॉक्स के अंदर बंद कर देती है, लेकिन मार्कस का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, इसीलिए वो फिर चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज को सुनकर एक क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है। तब उसे रोकने के लिए रेगन अपनी हियरिंग एम्पलीफायर की आवाज रेडियो पर प्ले कर देती है, जिसकी साउंड की वजह से वो क्रिएचर को तकलीफ होने लगती है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसका फायदा उठाकर एवलिन अपनी शॉटगन से शूट करके उसे मार डालती है। इसके बाद वो मार्कस को वहाँ से फ्री करते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि शॉटगन की आवाज से और भी क्रिएचर यहाँ जरूर आएंगे। तभी वहाँ पर कोई आता है और इनको क्रिएचर से बचाने लगता है। वो सभी को लेकर एक खंडे है स्टील फैक्ट्री में भागने लगता है, क्योंकि इनके पीछे एक क्रिएचर पड़ गया था। सब किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हैं और वो आदमी इनको एक अंडरग्राउंड बंकर में लेकर चला जाता है, जो कि पूरी तरह से साउंड प्रूफ था, यानी कि उसके अंदर से कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन वो आदमी इनको यहाँ पर रुकने नहीं देता। वो कहता है कि यहाँ सर्वाइव करने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है, इसीलिए तुम सबको जल्दी ही यहाँ से जाना होगा। फिर बाद में पता चलता है कि वो आदमी एवलिन का ही एक फ्रेंड है, जिसका नाम एमेट है। फिर एवलिन उसे अपने छोटे बच्चे को दिखाती है और समझाती है कि मैं इसे लेकर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाऊंगी। ये देखने के बाद एमेट उनकी बात मान जाता है। इसके बाद एवलिन मार्कस के जख्मी पैर का ट्रीटमेंट करती है और सब रेस्ट करने लगते हैं। फिर एवलिन एमेट से बात करने लगती है और पता चलता है कि कुछ हफ्ते पहले एमेट ने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। इसी बीच रेगन की रेडियो पर बियॉन्ड द सी नाम का सॉन्ग बजने लगता है, जिससे एवलिन और रेगन हैरान होते हैं। फिर एमेट बताता है कि मैं इस सॉन्ग को पिछले 4 महीने से सुनता आ रहा हूँ। रेगन और एवलिन को लगता है कि कहीं आसपास में कुछ और भी लोग हैं जो इन क्रिएचर से बचे हुए हैं, लेकिन एमेट को इस सब पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि तुम सब कल यहाँ से चले जाना, और फिर वो सोने चला जाता है। सभी को सो जाने के बाद रेगन मार्कस के पास आती है और उसे चुपके से बंकर के अंदर ले जाती है। वो मार्कस को समझाती है कि रेडियो पर जो सॉन्ग बज रहा था असल में वो एक सिग्नल है जो एक रेडियो स्टेशन से आ रहा है। रेगन मार्कस को मैप में एक छोटे से आइलैंड को दिखाती है जहाँ के रेडियो स्टेशन से ये सिग्नल ट्रांसमिट हो रही थी। रेगन बताती है कि वो उस रेडियो स्टेशन को खोजेगी और वहाँ से अपनी एम्पलीफायर की फीडबैक वाली साउंड को ट्रांसमिट करेगी। ऐसा करके वो सभी की जान बचाना चाहती है, लेकिन मार्कस उसे ऐसा करने से मना करता है। उसे लगता है कि ये काम रेगन नहीं कर पाएगी और अपनी जान गंवा बैठेगी। अगली सुबह मार्कस को रेगन का एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि तुम लोग रेडियो सुनते रहना। अब रेगन यहाँ से अपने सफर पर निकल चुकी थी। एवलिन को इस बारे में पता चलता है तो वो एमेट के पास जाती है और रेगन को खोजकर वापस लाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। इधर रेगन रेलवे ट्रैक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही होती है। वहाँ से कुछ दूर जाने पर उसे ट्रेन के कुछ डब्बे दिखाई देते हैं, जिस पर क्रिएचर ने अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो उसके अंदर चली जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की सड़ी हुई डेड बॉडीज थी। वो पायलट केबिन तक जाती है और वहाँ से फर्स्ट एड किट निकालने लगती है। इसके दौरान वहाँ पर एक डेड बॉडी गिर जाती है और रेगन उससे बहुत डर जाती है। इस वजह से वहाँ पर साउंड क्रिएट होता है और तभी वहाँ पर एक क्रिएचर भी आ जाता है। वो रेगन की ओर बढ़ने लगता है। ये देख रेगन अपनी हियरिंग एम्पलीफायर की साउंड माइक्रोफोन से प्ले करती है, जिससे क्रिएचर को काफी तकलीफ होने लगती है।
है। इस बीच रेगन उसे अपनी शॉटगन से शूट करती है, लेकिन उसकी बुलेट खत्म हो जाती है और हियरिंग एम्पलीफायर भी नीचे गिर जाता है। अब क्रिएचर उसके काफी नजदीक आ जाता है, तभी एमेट वहां आकर उस क्रिएचर को शूट करके मार डालता है। इसके बाद दोनों वहां से भागते हैं और वहां के खंडहर ऑफिस के अंदर छुप जाते हैं, क्योंकि शॉटगन की आवाज से क्रिएचर यहाँ आने वाले हैं। यहाँ एमेट को पता चलता है कि रेगन को सुनाई नहीं देता। फिर वो साइनी लैंग्वेज में बताता है कि मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ, लेकिन रेगन उसको मना कर देती है और अपने इस मिशन में उसकी हेल्प मांगती है। अब दोनों वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि गन की आवाज सुनकर क्रिएचर बाहर आ गए हैं। कुछ देर के बाद रेगन की आंख खुलती है, लेकिन वहां पर उसका हियरिंग एम्पलीफायर और रेडियो नहीं था। इससे रेगन काफी परेशान हो जाती है और चारों तरफ खोजती है। इसके बाद वो बाहर आती है, जहाँ एमेट उसका वो सामान लिए हुए दिखाई देता है। दरअसल एमेट उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया है। वो रेगन से बताता है कि यहाँ पास में एक बोट है, जिसकी मदद से हम उस आइलैंड पर जा सकते हैं। दूसरी तरफ एवलिन मार्कस और अपने बच्चे को अकेला छोड़कर मेडिकल सप्लाई लेने निकल जाती है। वो सबसे पहले बीयू के मेमोरियल पर जाती है, जिसको क्रिएचर ने मार दिया था। वो उसे याद करती है और अपनी रिंग रखकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मार्कस भी बाहर आकर चेक करने लगता है। इधर एमेट और रेगन बोट लेने के लिए एक मरीना पर पहुंच जाते हैं। दोनों को एक बोट मिल जाती है और वो उसे लेकर जाने वाले होते हैं। तभी अचानक एमेट के पीछे से कोई गुजरता है। इसके बाद एमेट केयरफुल हो जाता है और वहाँ आसपास चेक करने लगता है। कुछ दूर आगे जाने पर उसे जमीन पर बैठी हुई एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वो जैसे ही उसके पास जाता है, वो लड़की एमेट के गले में रस्सी फंसा देती है और जख्मी करके भाग जाती है। असल में वो एक जंगली लड़की होती है। इसके बाद वहाँ पर और भी जंगली लोग आ जाते हैं और रेगन को पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर मार्कस को एमेट की वाइफ की डेड बॉडी दिखाई देती है। उसे देख वो काफी डर जाती है। इसके दौरान नीचे गिरने से साउंड क्रिएट हो जाती है। ये आवाज क्रिएचर सुन लेता है और उस तरफ आने लगता है। इसके बाद मार्कस जल्दी से अंदर चला जाता है, लेकिन अब क्रिएचर भी अंदर आने लगता है। इसीलिए मार्कस खुद को और अपने भाई को साउंड प्रूफ बंकर में बंद कर लेता है, लेकिन अब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसके बाद वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर से लॉक हो चुका था। उसी समय एवलिन भी ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिकल सप्लाई लेकर पहुंच जाती है। अंदर की हलचल से उसे पता चल जाता है कि उसके बच्चे खतरे में हैं, इसीलिए वो दौड़ते हुए अंदर जाती है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर को नीचे रख देती है और अपनी गन से फायरिंग कर देती है। उसकी आवाज सुनकर क्रिएचर वहां पर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो जंगली लोग अब रेगन को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर वो इशारे से रेगन को पानी में कूद जाने के लिए बोलता है और खुद उस जंगली आदमी को अपनी रस्सी में पकड़कर वहीं बांध देता है। इतनी ज्यादा हलचल की वजह से क्रिएचर वहां जाता है और सभी को मारने लगता है। फिर एमेट उस आदमी के पैर में चाकू मार देता है और वो आदमी चिल्लाने लगता है। इसकी आवाज सुनकर क्रिएचर उसे मार डालता है, जबकि एमेट नीचे पानी में कूद जाता है। इधर एवलिन ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लास्ट करके क्रिएचर को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिएचर को आग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो एवलिन की तरफ आने लगता है। तभी आग लगने की वजह से वहाँ पानी गिरने लगता है। पानी की आवाज में क्रिएचर एवलिन को नहीं ढूंढ पाता। इसका फायदा उठाकर एवलिन नीचे आ जाती है और बंकर में जाती है। यहाँ ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उसके दोनों बेटों की हालत खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ मरीना पर क्रिएचर सभी जंगली लोगों को मार देते हैं और उसमें से एक एमेट के पीछे भी पड़ जाता है, लेकिन पानी में आते ही क्रिएचर उसमें डूब जाता है। तभी रेगन एक बोट लेकर वहां जाती है और एमेट को बचा लेती है। फिर एमेट रेगन को उसका हियरिंग एम्पलीफायर देता है, जिसे एमेट ने अपने मुंह के अंदर छुपा लिया था। इसके बाद दोनों आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। कुछ घंटे बीतने के बाद दोनों सक्सेसफुली आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको कुछ सर्वाइवर की एक छोटी सी कॉलोनी दिखाई देती है और वो लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। दोनों ये देख खुश हो जाते हैं, क्योंकि क्रिएचर अभी तक यहाँ नहीं आए थे। फिर वो लोग इनको अपने साथ ले जाते हैं और चाय पिलाते हैं। कॉलोनी का लीडर एमेट से बात करने लगता है। फिर एमेट उसे रेगन के बारे में बताता है कि उसने ही इस आइलैंड के बारे में पता लगाया है। लीडर एमेट से बताता है कि क्रिएचर पानी में नहीं तैर सकते, इसीलिए जब गवर्नमेंट यानी कि सरकार को पता चला तो उन्होंने यूएस नेशनल गार्ड की मदद से जितने लोगों को हो सका उतने लोगों को भेजने की कोशिश की। उन्होंने इस आइलैंड की तरफ लोगों से भरी हुई कुल 12 बोटों को भेजा था, लेकिन उसमें से केवल 2 बोट ही यहाँ पर पहुंच सकी। इसके बाद एमेट उसे रेगन का हियरिंग एम्पलीफायर देता है और उसके बारे में बताता है। इसके साउंड से वो लोग और भी सर्वाइवर को बचाना चाहते हैं। अब रेगन काफी खुश होती है और एमेट को हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है। फिर एमेट उसे सॉरी बोलता है, क्योंकि उसने रेगन पर यकीन नहीं किया था और दुखी होकर समुद्र के किनारे चला जाता है। तभी उसे वहाँ कुछ आवाज सुनाई देती है। जब एमेट चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक बोट नजर आती है। वो समझ जाता है कि क्रिएचर यहाँ आ गए हैं, इसीलिए वो दौड़ता हुआ जाता है और कॉलोनी के सभी लोगों को अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन क्रिएचर वहाँ आ गए थे और सबको एक एक करके मारने लगते हैं। ये नजारा देख सब अपने घरों के अंदर छुपने लगते हैं। एमेट भी लीडर के एक बच्चे को बचाता है और उसके घर में चला जाता है। फिर लीडर अपनी गाड़ी में आता है और उसकी हॉर्न से क्रिएचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके बाद एमेट और रेगन भी आ जाते हैं और तीनों रेडियो स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। इस बीच क्रिएचर इन पर हमला करता है, लेकिन लीडर गाड़ी को तेज स्पीड से भगाता है और तीनों क्रिएचर से बचकर रेडियो स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। तीनों जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, क्रिएचर वहां आकर लीडर को लेकर चला जाता है। ये देख एमेट और रेगन जल्दी से अंदर चले जाते हैं, लेकिन क्रिएचर वहां भी आ जाता है। दूसरी तरफ एवलिन अपने बच्चों के साथ बंकर के अंदर छुपी हुई थी, जहां तीनों ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन अब ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है। इसीलिए एवलिन बंकर का दरवाजा ओपन कर देती है और बाहर जाकर अपना सामान लेने लगती है। इसके दौरान क्रिएचर वहां अटैक कर देता है और तीनों बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेगन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम तक पहुंचने वाली होती है। फिर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, क्रिएचर हमला करना शुरू कर देता है। फिर भी एमेट उसे अंदर भेज देता है। इसके बाद रेगन रेडियो को ऑन कर देती है और अपने हियरिंग एम्पलीफायर को माइक्रोफोन के ऊपर लगा देती है। इसके बाद उसकी साउंड हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट होने लगती है और क्रिएचर परेशान होने लगते हैं। दूसरी तरफ बंकर के अंदर भी क्रिएचर घुसने वाला होता है, तभी मार्कस को रेडियो पर हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड सुनाई देती है और वो रेडियो को उसकी तरफ कर देता है। इसके बाद वो क्रिएचर भी पीछे हटने लगता है। अब रेगन अपनी हियरिंग एम्पलीफायर को रेडियो स्टेशन के माइक्रोफोन से अटैच रहने देती है, ताकि दूसरे लोग भी इसकी मदद से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद वो आगे बढ़ती है और एक रॉड को क्रिएचर के सर में घुसा देती है, इससे वो क्रिएचर वहीं मारा जाता है। दूसरी तरफ मार्कस भी रेडियो पर आ रही फ्रीक्वेंसी से क्रिएचर का सामना करता है और गन से शूट करके उसे मार डालता है। इस तरह रेगन और बाकी लोग इस फ्रीक्वेंसी की मदद से सर्वाइव करने लगते हैं और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में।